हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरशाह यूपीएससी में। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे अगर चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और दूसरों तक उसको पहुँचाएं भी। और इसी क्रम में हम आपको पूरा भूगोल का वीडियो लेकर के आ गए हैं और मैं आपको पढ़ाऊँगा भूगोल जीएस जीके के लिए। जीएस जीके में जो बहुत क्रूशियल रोल अदा करता है भूगोल, इसमें भी क्वेश्चन आपको आप मान चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आपको DSSB ग्रेड 2 यानी ASO के लिए, जो दास ग्रेड 2 हो ना ASO, उसके लिए। भूगोल से जितने भी क्वेश्चन आने वाले सब इसी से आएंगे, मेरा गारंटी है आपसे। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सही तरीके से समझना भी इसको है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये मत भूलना, ठीक है। और टाइम को खोटी किए बगैर हम इसको पूरा करते हैं जल्दी से ही। और आपको समझना है, और ये लूसेंट का पार्ट है ये, और पूरा ज्योग्राफी का पार्ट शुरू करेंगे और इसको पूरा करेंगे, ठीक है। जितना भी हो पाएगा वो पार्ट वाइज हम आपको पूरा पूरा करवा देंगे पूरा। और ये 8 से 10 क्वेश्चन का मटेरियल होता है DSSB में, और आप अच्छे से लग जाइए, अभी से लग जाइए और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो जाइए एकदम से। चलिए बात करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज ने, एक ग्रीक विद्वान है, 276 से लेकर के 194 ईसा पूर्व ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफोस से प्राप्त होता है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। इसका मतलब जो उन्होंने जियोग्राफोस दिया था ना, उसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको है? वो यूनान को जाता है। यूनान के जो निवासी थे उन्होंने सर भूगोल को थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि उन्होंने थोड़ा स्तर बना सही सही किया था, उन्होंने व्यवस्थित किया था, व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया था। हिकेटियस नाम का एक व्यक्ति था, जो हिकेटियस ने अपनी पुस्तक लिखा जस पीरियोडस में लिखा, अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं हैं, एक संभववाद है और दूसरा निश्चयवाद है। संभववाद जो है, इसके अनुसार क्या होता है कि मनुष्य जो है ना, अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने के में समर्थ होता है तथा प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इसका मतलब क्या है, जो संभववाद यानी तुम जितना यूज कर सकते हो अपने प्रकृति को उतना यूज करो। इसमें जो प्रकृति का दोहन बहुत ज्यादा शामिल रहता है। इस विचार के जो समर्थक थे कौन थे? भूगोलवेत्ता एक थे, ये थे वाइडल डी लाब्लाश और फैब्रे। इसके जो है समर्थन में थे कि संभववाद ठीक है, लेकिन कुछ ने कहा निश्चयवाद कहा। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन है? भूगोलवेत्ता रिटर रैटजेल। नवीन निश्चयवाद की संस्थापक एलन सैम्पल और हटिंगटन है। भूगोल की कुछ परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना ही भूगोल कहलाता है। स्ट्रेबो ने कहा ऐसा। कुछ परिभाषाएं में आप स्ट्रेबो ने कुछ कहा है उसके बारे में कि भूगोल जो एक स्वतंत्र विषय है, उसका उद्देश्य कुछ अलग होता है। जैसे विश्व का आप देखना होता है, लोगों को विश्व को देखना, आप आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, ये सब जो चीजें भूतल हम देखते हैं ना, उनको प्रत्येक वस्तु का ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं उसको भूगोल कहते हैं। लेकिन वहीं पे जो कैलेडियस या टॉलमी थे, उन्होंने क्या बोला है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, भूगोल को बोला। कार्ल रिटर क्या बोल रहे हैं? कार्ल रिटर ने कहा भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं, उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम कह रहे हैं। आर्थर होम ने कहा कि भूगोल में भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां मानव के रहने के। अभी जो ना ये ज्यादा मानते हैं। देखिए भूगोल
आप पढ़ेंगे तो आप सब नहीं पढ़ सकते ना, जहाँ पे मानव रहता नहीं, यानी मानव का उस प्रकृति के साथ जो इंटरेक्शन होता है जहाँ पे भी होगा उसको हम भूगोल कहेंगे। बस ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। तो भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, जहाँ मानव रहता है वहाँ पे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और मानव जहाँ नहीं रहता वो भूगोल का नहीं बल्कि वो नेचुरल साइंस हो जाता है, फिर वहाँ पे कुछ और चीज़ें लगने लगती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम तुरंत। अब देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा, देखिए जो पूरी दुनिया बनी है ना, ये द्रव्य और ऊर्जा के मिलन से ही बना बना हुआ है। सब कुछ द्रव्य और ऊर्जा है, पूरी दुनिया इसी पे टिकी हुई है, द्रव्य और ऊर्जा पे। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? जो अस्तित्वमान द्रव्य है और जो ऊर्जा का सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, और उसके अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी में सब कुछ आ जाता है। भूगोल की जो चीजें हैं, आप ये समझो कि भूगोल में अंतरिक्ष में कौन रहता है? क्या कोई इंसान रहता नहीं, लेकिन फिर पढ़ते हैं ना उसमें भूगोल को। तो भूगोल का एक पार्ट ही है, एक जो है विषय के रूप में पढ़ा जाता है कॉस्मोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वो उसका ब्रह्मांड की अस्तित्व कैसा है, ब्रह्मांड का अस्तित्व कहता है, और जो है पृथ्वी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कुछ इस तरह की बातें जो होती हैं वो हम देखते हैं वहाँ पे। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं को लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। महाविस्फोट सिद्धांत, एव जॉर्ज लेमेंतेयर ने अच्छा, एग्जाम में आपसे पूछेगा ऐसे ही कि महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया, आपको बताना है एव जॉर्ज लेमेंतेयर ने। अब साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दिया है। दोलन सिद्धांत किसने दिया है? डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया हुआ है। स्फीति सिद्धांत किसने दिया है? अलिनगुथ ने दिया हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। रॉबर्ट वेगनर को पूछेगा, और आपकी दूसरी चीज किसको पूछेगा? एलन गुथ को पूछ सकता है। तीसरी बात किसको पूछ सकता है? ये जॉर्ज लेमेंतेयर। अभी तक 3 बातें आप याद रख सकते हो अगर आपको मन करे तो, जो क्वेश्चन आने की संभावना अगर कभी बनती है तो यहाँ से बन सकता है। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। ऐसा विज्ञान ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक, जो महाविस्फोट हुआ है वो लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। महाविस्फोट के पश्चात सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है, जिनमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप यानी माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की थी। नासा कौन है? नासा जो है ना, अब ये देख लो एग्जाम्पल, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका। नासा जो है 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु एक मैप परियोजना का शुभारंभ किया। तो आपसे पूछेगा मैप परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो आप बताना 30 जून 2001 को। अगर आपसे पूछा गया कि ये मैप परियोजना किस लिए लाया गया था, आप बताना बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना लाया गया था। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू मैप कर दिया गया। डब्ल्यू मतलब विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब रखा गया, डब्ल्यू मैप। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इतिहास था उसके बारे में जानने के लिए, जो अब बहुत जानना जरूरी था। अब हम बात करते हैं भूवैज्ञानिक काल के बारे में। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को इयोन कहते हैं। इयोन, इसका मतलब ये आप जानो कि जो पूरी दुनिया चली आ रही है उसको भूवैज्ञानिक तरीके से कैसे बांटा गया है।
कैसे रखा गया है कि कब क्या हुआ है, कब क्या हुआ है और आज तक दुनिया कैसे चलती आ रही है, उसके बारे में बात कर रहा है ये। तो ये काल के बारे में बताना चाहता है कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े काल को हम इवन बोलते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन ये आ सकता है। ये जो क्रम लगाने की बात है ना, क्रम लगाने के लिए आ सकता है आपके सामने, ठीक है। इयोन का महाकल्प में, महाकल्प को कल्प में बांटा गया है, युग में तथा युग को काल में विभाजित किया गया। तो सबसे बड़ा आपका इयोन हो जाएगा, उसके बाद महाकल्प हो जाएगा, उसके बाद कल्प हो जाएगा, उसके बाद युग हो जाएगा, उसके बाद काल हो जाएगा। इसका मतलब जैसे पढ़ते नहीं कि वो जैसे हम लोग पढ़ते थे इतिहास में कि आप मुझे बताओ कि जो प्रशासन व्यवस्था है वो किसके हाथ में, कभी विषयपति के हाथ में होता था, तो कभी ग्रामिक के हाथ में होता था, कभी एक राजन के हाथ में होता था। तो वो ऊपर से नीचे नीचे तक इस तरह से कोई देश है, फिर उसमें स्टेट बना हुआ है, स्टेट के अंदर जो जिला बना हुआ, जिला के अंदर ग्राम बना हुआ है, फिर तहसील बनी हुई, तहसील हुआ, फिर ग्राम, इस तरह जो बढ़ता है ना, उसी तरह से इसको समझ सकते हैं आप कि इयोन है, फिर महाकल्प है, महाकल्प के अंदर कल्प बांटा गया, कल्प के अंदर युग बांटा गया। ये 5 तरीके से बांटा गया, 1 2 3 4 5, 5 भागों में इसको बांट दिया गया है। नहीं, 5 तरीका है इसको बांटने का है, आप ये कह सकते हो। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय। अभी जो नाम आ रहा है एडविन हब्बल, ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। अभी आपसे पूछा रेडशिफ्ट परिघटना क्या है, आप ये बोलना है कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाना रेडशिफ्ट परिघटना है। क्योंकि क्या होता है, आगे कर दिया है, मैं आपको बताता हूँ। परिघटना का अवलोकन, आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में माना जा रहा है। जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, ये कैसे जान पाएंगे हम, कैसे पता चल पाएगा कि इसका विस्तार हो रहा है या संकुचन हो रहा है। इसकी 2 बातें हैं। एक बातें हैं इसमें कि रेड शिफ्ट परिघटना की बातें हैं। दूसरा है कि जो सुपरनोवा का जो अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी, सुपरनोवा का विस्फोट आप कह सकते हैं अंतरिक्ष में सुपरनोवा का विस्फोट। इन 2 तरह से आप जान सकते हैं कि जो आपका ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया था। अब देखिए ब्रह्मांड को का जो रहस्य उसको जानना था। उन्होंने जो सर्न नाम का एक संस्था, बहुत ही मतलब बड़ी संस्था है जेनेवा में, तो इन्होंने क्या किया था, लगभग 50 से लेकर के 175 मीटर जो है ये नीचे गए थे। और जो लंबी सुरंग थी, कम 27 किलोमीटर लंबी सुरंग थी, ऐसे सुरंग बनाई गई। अब यहाँ पाइप लगा दिया गया। अब इसी इन्होंने कोलाइडर, क्या बोलते हैं उसको, लार्ज कोलाइजर और जो ये इसमें लगाया गया, ये जो उसके पाइप था ना उसको बोलते हैं दरअसल। इसमें प्रयोग किया और सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था 2010 में। जो गॉड पार्टिकल जो आया ना था वो यहीं से आया था, यहीं से उन्होंने प्रयोग किया था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया, इसी में टकराया गया था, तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया। इसी में हिग्स बोसान बनाया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाले हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सर्न ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता पाई। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। तीसरी बात यहाँ पे आ गई, हिग्स बोसान। पहला रेडशिफ्ट, दूसरा सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना, तीसरा आपका हिग्स बोसान है। यार हिग्स बोसान की तरह कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी बात कर रहा। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था और भारतीय वैज्ञानिक सत्यनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। आप देखिए हिग्स बोसान इसलिए बोला जाता है। हिग्स और बोसान, हिग्स ये थे और बोसन यानी बोस थे। सत्यनाथ बोस भारत के थे, भारतीय वैज्ञानिक थे ये। ब्रह्मांड का व्यास जो है 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। अगर आप जानना चाहते हो ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो आप 10 की पावर 8 लगा सकते हो। आप 10 में 10 मतलब 1 लिख करके आप 10 लिख करके आप 8 जीरो लगा सकते हो, तो आपको बता देगा कि आप कितना प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सियां हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। अब जो हम एक तारा देखते हैं वो क्या बोलते हैं, सूर्य को, ऐसे ही 100 अरब तारे हैं। और 100 अरब तारों को मिलाकर के एक इकट्ठा कर दीजिए, एक किसी आप तस्तरी में कहीं उसको इकट्ठा कर किसी बैग में रख दीजिए आप,
100 अरब तारों को, फिर वो उसको एक 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 बना करके एक मंदाकिनी यानी एक गैलेक्सी हो जाएगा। और उस वो ऐसे 100 अरब गैलेक्सियां हैं। इसी तरह से 100 मतलब जैसे आपको लगता है कि जैसे सूर्य आप देख रहे हैं, अगर एक सूर्य ऐसे पकड़ करके आपने लिया, आपके पास यहाँ एक बैग है, आपने उस सूर्य को यहाँ पे डाल लिया, ऐसे ही 100 अरब तारे आप ला करके यहाँ पे डालोगे, तो ये जो एक बनेगा ना, ये बनेगा एक मंदाकिनी बन जाएगा, एक गैलेक्सी बन जाएगा। और ऐसे ही 100 गैलेक्सी मतलब 100 अरब गैलेक्सी बना सकते हो ऐसे ही। यहाँ पर भी, यहाँ पे इसके अंदर 100 अरब तारे हैं इसके अंदर। तो गैलेक्सी कितना बड़ा है आप इमेजिन करिए। मंदाकिनी किसको बोलते हैं, जिसको हम गैलेक्सी बोल रहे हैं? तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, तथा तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। मंदाकिनी कहलाता है हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं। जैसे हमने सूर्य यहाँ पे लाया ना, तो सूर्य कौन से मंदाकिनी में है, हम ऐसे कर देंगे। हमने यहाँ पे 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे में से हम इस मंदाकिनी का नाम रखते हैं दुग्ध मेखला या आकाश गंगा, जिसको मिल्की वे कहते हैं। इसमें उसी में मेरा एक सूर्य भी बैठा हुआ है, ऐसा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है इवार्फ मंदाकिनी। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इवार्फ मंदाकिनी क्या है, तो आपको बताना नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। उसके बाद निहारिका देखते हैं। निहारिका क्या किसको बोलते हैं? यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारे का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसें का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ है और इस परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ है। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है बेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के प्रकार: उत्सर्जन निहारिकाएं यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। उदाहरण चील और झील निहारिका। उसके बाद आप देखिए परावर्तन निहारिकाएं क्या होती हैं? तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? प्लेइडस निहारिका, ऐसे बोलते हैं प्लेइडस निहारिका। एक होती है श्याम निहारिकाएं। ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रहीय निहारिका भी होते हैं। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे के रूप में बदल करके वह अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित करने लगता है। इसी वजह से इसका आकार गोल हो जाता है। फिर आर्यन नेबुला किसको बोलते हैं? कि हमारी आकाशगंगा से किस सबसे शीतल चमकीला तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक अध्याय का ब्रह्मांड देखें। यानी भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा उसमें, भौतिक विज्ञान नहीं, मतलब फिजिकल होता है, जो ज्योग्राफी में फिजिकल पार्ट पढ़ते हैं उसमें आप देख सकते हैं। कॉस्मोलॉजी में दरअसल उसको बात कर रहा है वो। अब दूसरा देखते हैं हम सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा गया। हमारे का सूर्य यहाँ पे है, इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा उसको सौरमंडल बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। आपके क्वेश्चन में जो आता है आपके एग्जाम में, वो ग्रह के बारे में भी आएगा, क्षुद्र ग्रह के बारे में भी आएगा, धूमकेतुओं के बारे में भी आएगा, उल्काओं के बारे में भी आ सकता है और अन्य आकाशीय पिंड के बारे में। 1 2 3 4 5 इससे किसी से क्वेश्चन आ सकता है। अभी आपको इन बातों को समझने के लिए आप थोड़ा सा वेट करिएगा। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व क्यों है? क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह, उसको बोलते हैं प्लेमस बोलते हैं। अब जरा सन को देख लेते हैं। सन क्या है? सन सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने पर स्थित है। बीच में नहीं है, कोने पे कहीं पे है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से
परिक्रमा करा। सोचिए 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है ये। इसका जो परिक्रमण काल है दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ यानी 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मो। आपसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ब्रह्मांड वर्ष है वो क्या है, तो ब्रह्मांड वर्ष जो है एक दूरी का समय है, दूरी का मापक है ये, और जो है ये डिस्टेंस मापता है, और 25 करोड़ मिलियन वर्ष दूर है ये, ठीक है। और सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है, इसमें हाइड्रोजन 71% है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, 71% है, हीलियम 26.5% है, तथा अन्य तत्व जो है वो 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 गुणे 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस है, तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 सेंटीग्रेड है। बताइए, अभी 50 हो जाए हालत खराब हो जाती है, यह 6000 सेल्सियस है। हेंस बेथ ने बताया कि 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। आपसे पूछेगा कि सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, आपको बताना नाभिकीय संलयन। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसे वर्णमंडल कहते हैं, जिसको जो क्रोमोस्फेयर भी कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्स-रे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। ऐसा लगता था कि जो ब्रह्मांड है वो पृथ्वी का केंद्र है वो, तथा जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते हैं। इसे भू केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता था। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लाडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कॉपरनिकस आए 1473 से लेकर 1543 के बीच में थे। यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व एवं ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे के सहायक जोहानेस केपलर ने ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया, इन बीच में नहीं था ये। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। यानी ब्रह्मांड जो सूर्य है ना, वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि एक कोने पे है, लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष के वहां दूर पे है वो। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है, यानी इलिप्टिकल मोशन पे चलता रहता है। सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष है इसको सूर्य के है, यानी 5 अरब वर्ष, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 50 करोड़ किलोमीटर दूर पे है। अगर पृथ्वी की बात करें, सूर्य की बात करें, तो लगभग 50 करोड़ किलोमीटर दूर पे है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय लगभग 10 की पावर 11 वर्ष है। इतने समय तक सूर्य जो है ऊर्जा देता रहेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सूर्य के धब्बे, चलते हुए गैसों का खून का तापमान जो है आसमान के तापमान से 1500 डिग्री कम होता है। मतलब कि ये होता है कि जिसे मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है ना, सूर्य का जो तापमान इतना ज़्यादा होता है वो, कि अगर इसके पास में से आप बाल्टी उठाइए और पानी फेंक दीजिए उसके ऊपर, तो उसके जो आसपास बन जाता है ना, धब्बा बन जाता है छोटा सा, उसको बोलते हैं हम, ये जो है गैसों का धब्बा बोलते हैं। सूर्य का धब्बे वहाँ पड़ जाते हैं। तो हमें लगता है कि धब्बा पड़ गया, लेकिन धब्बा नहीं होता है वो। सूर्य के धब्बे का जो तापमान होता है, आसमान के तापमान, आसपास के तापमान लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ऐसा आप ऐसा करिए कि एक आग का गोला ले लीजिए आप, ऐसे करके, और आप पानी लीजिए, उसी उसी फेंक दीजिए उठा करके,
तो पानी का जो छींटे पड़ेंगे ना, वो जहां जहां पड़ेंगे वहां वहां धब्बा पड़ जाएगा, मतलब ऐसे वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा वहां पे, तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा धब्बा टाइप दिखेगा, काला काला दिखेगा, कुछ इस तरह से उसको बोलते हैं। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र जो है 22 वर्षों तक का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और फिर 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सूर्य की दिशा बदल जाती है। रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का जो व्यास है ना, लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य तप का 2 अरबवां भाग मिलता है। जो पृथ्वी पाती है ना, मतलब मैं बताना चाहता हूँ, जो पृथ्वी को सूर्य सूर्य से जो सूर्य से जो मुझे आप ये समझिए कि जो सूर्य तप मिलता है पृथ्वी को, वो लगभग 2,000वां भाग मिलता है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौर मंडल का पिंड पिंड देखते हैं, सौर मंडल के पिंड भी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ थे, इन्होंने 2026 में एक सम्मेलन किया प्राग में। अनुसार क्या हुआ कि सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। एक हुआ परंपरागत ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण रखा गया। उसके बाद हमने सॉरी फिर मैंने बौने ग्रह उसको मतलब एक क्लासिफिकेशन किया, जिसमें प्लूटो को रखा, चेरान को रखा, सेरस को रखा, 2003 यूवी 2003 यूवी 2313 उसको रखा था, एक ही है पूरा ये। उसके बाद हमने रखा लघु सौर मंडलीय पिंड, जिसमें धूमकेतु, उपग्रह, अन्य छोटे ग्रह। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहेगी, याद रखना, लेकिन इसको डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको। अब ग्रह किसको बोलते हैं? ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। जो पहली बात क्या, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसको बोलेंगे ग्रह। उसमें कुछ बातें और शामिल की गई हैं। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपस्थिति परिभाषा, उपर्युक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन 2006 अगस्त 2006 में जो हुआ था उसमें तय की गई। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर हम यम को यानी प्लूटो को इस श्रेणी से बाहर निकाल दिया और फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घट करके 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, पार्थिव कह सकते हैं या आंतरिक ग्रह कह सकते हैं इसको। इसके अंदर कौन आएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। आपसे पूछेगा पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं, पार्थिव ग्रह में कौन कौन से शामिल हैं, आपसे ऐसा पूछ सकता है। क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं इसलिए इसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। जो पार्थिव मतलब होता है जो पृथ्वी से लगा रहे, उसको बोलते हैं पार्थिव। या सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित होता है, इसीलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट है। ये चट्टानों से बने होते हैं। उसके बाद आप देखिए बृहस्पति, बृहस्पति या बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होता है? बृहस्पति होता है, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है। बृहस्पति और बुध आप याद रखना, जो ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति और ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम है बुध। ब्रह्मांड की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड के अंदर जब आप सौर मंडल में आएंगे ना, तो मैं सौर मंडल की बात कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा कौन है या सबसे बड़ा कौन है इसको कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की जानकारी हमारे पास नहीं है, तो ब्रह्मांड के बारे में कहना मुश्किल होगा इस तरह से। तो ये सौर मंडल की बात हो रही है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा? ऐसे पूछे घनत्व के अनुसार जो है ग्रहों का क्या, सबसे बड़ा बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो शनि का जो घनत्व सबसे कम है, फिर अरुण का उससे ज्यादा है, फिर बृहस्पति उससे ज्यादा है, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी, पृथ्वी घनत्व सबसे ज्यादा है। अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का और सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। ठीक है, आगे देखते हैं और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं।
सूर्य सूर्य से दूरी के अनुसार अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? जब जैसे सूर्य यहाँ पे है तो आपको यहाँ से बढ़ना है आगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरुण को बोलते हैं यूरेनस और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है बुध होता है और सबसे दूर का ग्रह कौन होता है? वरुण होता है। इसे याद करने का तरीका क्या है? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? बढ़ते हुए क्रम में देखना है इसको। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध होगा और अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति होगा। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये मतलब वही है जो ये वाला है, ठीक है। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार और सूर्य से परिक्रमण काल के अनुसार भी दोनों सेम है, ठीक है। अब हम करते हैं परिभ्रमण काल के अनुसार, देखते हैं ग्रहों का बढ़ता क्रम क्या है। बढ़ते क्रम में देखते हैं बृहस्पति, शनि और वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, ऐसे है। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है बढ़ते हुए क्रम में? शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण, अरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़ करके, अब देखो शुक्र एवं अरुण को छोड़ करके अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। ये कभी भी पूछ सकता है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ 5 से 6 जगह पे आपको बताया है, हुक दिया है, जहाँ पे आप क्वेश्चन को सही तरीके से देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ सकती है। मैंने आपको बताया इसी उसी क्रम में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। यही होता है इंपॉर्टेंट, इसी कहते हैं इंपॉर्टेंट, और यही पढ़ना पड़ता है आपको एग्जाम में। अब पढ़ते हैं बुध के बारे में। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? ग्रह है बुध है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले कौन सा ग्रह दिखाई देता है? आपको बोलना है बुध। बुध सबसे छोटा, सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। इसका सबसे विशिष्ट गुण होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह होता है। यहाँ दिन अति गर्म एवं रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस, दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। शुक्र के बारे में देखिए, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। जो शुक्र के बारे में अगर देखोगे तो सबसे चमकीला है, पृथ्वी सबसे निकटतम है और सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि सबसे पास पास में। इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं शुक्र को, क्योंकि शुक्र शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। और शुक्र दिशा सूचक ग्रह भी कहते हैं, शुक्र को दिशा सूचक ग्रह भी कहते हैं। इसी ग्रह को देख करके आप अंदाजा लगा लेंगे मैं कहाँ पे हूँ। यह यानी शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है और शुक्र को पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है, इसीलिए बोलते हैं भगिनी, यानी उसकी बहन। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं बृहस्पति का। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसको अपनी धुरी पर यानी बृहस्पति को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। 12 साल में परिक्रमा कर पाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/1000वां भाग है। इसके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। इसके उपग्रह जो है ज्ञानीमीड यानी पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है ज्ञानीमीड। आपसे ये एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आपके लिए ये हो गया इंपॉर्टेंट। जो 6वीं बात मैंने बताया आपको इम्पोर्टेंट, वो ये है कि ज्ञानीमीड जो है किसका उपग्रह है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा कि किसका ग्रह है, ठीक है। आगे देखते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बना हुआ है। अब आते हैं मंगल में। मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये चीज़ें कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, वो कौन सा ग्रह है? आपको बताना मंगल ग्रह। जब पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं यहाँ पे,
और मंगल का जो कक्षा तली है वो 25 डिग्री की कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसका मतलब देख रहे हैं आप, मंगल ग्रह पे बहुत सारे मिशन जा रहे हैं अभी भी काम करने के, इसी चक्कर में जाते हैं। इसके दिन का मान जो है एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी ध्रुवी पर 24 घंटे पर एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। 687 दिन में आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं, आपको बताना है मंगल ग्रह। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी है और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ क्षत्रकों और हिमशीतल जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। ये सूचना देने वाला कौन सा कृत्रिम उपग्रह है, उसका नाम है मार्स ओडेसी। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। इसीलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है, वो कौन है, मंगल ग्रह है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा के मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको हम इसरो कहते हैं, ने अपना मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है। इसरो जो है ना, वो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्षयान भेजा है। एक बार आप इसको फिर से ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो इसरो है ना, जो मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्षयान भेजा है, वो चौथा है इसकी ऐसा काम करने वाला। कौन सा है ये ऐसा काम करने वाला? चौथा है। तो पहला कौन सा? पहला है सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम था, दूसरा जो है नासा है, तीसरा जो है यूरोपीय अंतरिक्ष है, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, यूरोपियन यूनियन है, उसका है। तो रूस और नासा मतलब अमेरिका मान सकते हो आप उसको, नासा अमेरिका का ही है। तो रसिया, अमेरिका और जो है ये यूरोपीय यूनियन, उसके बाद इंडिया, जो इंडिया का जो इसरो है उसने चौथा होगा वो जिसने पहुंचा है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे हम बात करते हैं शनि की बात करते हैं। शनि जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः दो हल्के गैस हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली। वलय की संख्या 7 है। यह आकाश की में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व क्या है? इसका घनत्व 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा ये। ठीक है। अब ये इसमें अभी कोई लग नहीं रहा कुछ, इससे ये पूछ सकता है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है। टाइटन पूछ सकता है आपसे, आप इसको लिख सकते हो टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोलशास्त्री थे क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल भी है। देख रहे हैं आप, इस शनि की बात कर रहा है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। हम बात करें अरुण की, बात करते हैं जिसका नाम यूरेनस है। अरुण जो है ना, यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने द्वारा किया गया था। और अरुण के चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन है। और अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ यानी अरुण के पास सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। देख रहे हैं, अरुण थोड़ा सा विपरीत है सबसे। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। और अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है। ये पूछे लगा आपसे, इसलिए लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। कहेगा लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं, तो आप बताना है, अरुण को बोलते हैं।
इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? टाइटेनिया होगा। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है। वरुण की बात करते हैं, इसकी खोज कब वरुण की खोज हुई है, जिसको नेपच्यून बोलते हैं। तो नेपच्यून की खोज 1846 में हुई है। जर्मन खगोलक थे जहान गाले ने किया। नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ ही अर्थ में रहते हैं हम, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यह है, इसलिए हम अर्थ को सही से पढ़ते हैं। ठीक है। पृथ्वी का पांचवा पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखना, पृथ्वी जो है आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तली पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। आपको देख कैसे पूछेगा, दो दो फैक्ट है, एक जगह बोल रहा है 23.5, एक जगह बोल रहा है 66। जब लंब से देखेंगे तो 23.5, और जब पृथ्वी का अक्ष देखेंगे, अक्ष के समांतर देखेंगे, कोई परितः देखेंगे, तो हम बोलेंगे पृथ्वी की कक्षा तल से साढ़े छाछठ यानी 66.5 डिग्री कोण बनाती है वो। कोण जब बनाने की बात करेंगे तो अब जरा इसको समझ लेते हैं। ये जो दक्षिणी ध्रुव है और ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ऐसे बना हुआ है। ठीक है। ये मकर रेखा जा रही है हमारी, और ये जो है ये जो रेखा वो पृथ्वी के कक्षा तल पर लंब पड़ रहा है। यहाँ से बनाता है कोण, यहाँ से बनाता है कोण, ये देखो कोण बना हुआ। अगर ऐसे देखोगे तो 23 बनेगा, और इससे देखोगे तो 66.5 बन जाएगा ये वाला कोण। ठीक है। पृथ्वी की अक्ष का झुकाव उसका कक्षा तल। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। आपसे कहीं पूछ सकता है प्रदीप्ति वृत्त किसको बोलते हैं, आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन, तो बता देना आपको, जो वृत्त पे दिन और रात को विभाजित करता है। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी की बात कर रहा है ये। और पृथ्वी का जो घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका एकमात्र उपग्रह होता है, यानी सूर्य का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। और सूर्य की गणना, पृथ्वी की गणना सर्वप्रथम इरेटास्थनीज ने किया था। और सूर्य जो है सूर्य का विश्वतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास क्या है, 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। इसकी औसत, पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या है वो 6,371 किलोमीटर है। ठीक है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है, और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है, और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। ग्रहों का रंग, एक नज़र में जो ग्रह है और रंग है, जो पृथ्वी और दिखता है नीला, जो मंगल दिखता है लाल, जो अरुण दिखता है पीला, जो वरुण दिखता है हरा। कभी पूछ सकता है, याद रखिएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन लगते हैं, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं, लगभग 6 घंटे लगते हैं। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी की जो माध्य वेग है लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये एग्जैक्ट है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। अभी जब आप पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे ना, रीजनिंग में पढ़ेंगे कैलेंडर में जो पार्ट आता है वो यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पर भी, जिसे चौथे वर्ष लीप वर्ष में बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन की हो जाती है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। इसकी अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जब बनते हैं। ऋतु परिवर्तन, इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में
परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। वार्षिक गति के कारण, अब यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा क्यों, किसके कारण होता है, तो आपको बताना वार्षिक गति के कारण। किसके? पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण। हाँ, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि नीला दिखता है ये। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा क्या है? वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहलाता है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह अ, यह सूर्य का भी निकटतम तारा होता है। सूर्य का भी एक निकटतम तारा होता है। एक बार जरा मैं इसकी फैक्ट को देखूं, क्या ये सच है या कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा सा मिटा हुआ लग रहा है ना, इसलिए पेज नंबर देखते हैं इस पे। बस एक सेकंड मुझे, क्योंकि कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है ना। 68 पे देखते हैं। हम आ गए हैं 68, पेज नंबर 68 पे, और हम देख रहे हैं बुध, पृथ्वी, मंगल, और ये हमारा रहा। एक सेकंड बस, हम तुरंत देख लिए, आपको बता देते हैं कि कितना है वो। जो, हाँ, 4.22 प्रकाश वर्ष ही है। ठीक है, 4.22 या 4.22 प्रकाश वर्ष, एकदम सही है। 4.22 प्रकाश वर्ष, थोड़ा सा मिट गया था, मुझे लगा कि शायद कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। ये 4.22 प्रकाश वर्ष ही है। हाँ, 24 अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल खगोल विज्ञानी संघ की प्राग बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो के ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया। मैंने इसको पढ़ लिया, एक बार पहले से पढ़ा है। क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण कक्ष ग्रह की कक्षा में से होकर गुजरती है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, जो नई जो खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए जो साइरस है और डॉग स्टार है ना, ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ठीक है, और सूर्य से देखेंगे, सूर्य से कितने दूर पे है, थोड़ा सा मिटा हुआ, लेकिन हमको, हमारे पास बुक भी रखी हुई है तो मैं वहाँ से भी देख ले रहा हूँ। सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है ये। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे पूरा करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का जो व्यास है वो 3480 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। ठीक है, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी देखेंगे तो 3,84,000, तो जब देखिए पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते रहते हैं तो उसकी औसत दूरी 3 लाख आप मान चलिएगा। पृथ्वी के चंद्रमा में पृथ्वी के संदर्भ में देखेंगे कि चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि जो है ना 29.53 दिन या 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 22.8 सेकेंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास भी कहा जाता है। ठीक है, नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से देखा गया है कि चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27.5 दिन का मतलब क्या, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड की यह अवधि नक्षत्र मास कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, ये नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 होता है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी पुराना है, यानी 460 करोड़ वर्ष पुराना।
इस इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। टाइटेनियम का स्रोत है, देख लीजिए ये अपोलो नाम का एक अंतरिक्ष यात्री गया था तो उसने बताया था। पहले इसको पढ़ते हैं। सुपर मून किसको बोलते हैं? सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहेंगे। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है सुपर मून में। सुपर मून शब्द 1979 को ज्योतिषी रिचर्ड नोल ने किया था, इसका प्रयोग किया था। अब ब्लू मून क्या होता है? एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा ब्लू मून कहलाती है चांद की। यह मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होना चाहिए होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 ईस्वी में 2 पूर्णिमा 2 व 31 अगस्त देखे गए थे। 2012 में देखे गए थे, यानी 2 तारीख को और 31 अगस्त को देखा गया था। इनमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया था। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं वो मून ईयर भी कहलाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी को हुआ, दूसरा 31 मार्च को हुआ था, इसीलिए वैसा बोलते हैं। सी ऑफ ट्रैक्विटी ट्रैंक्विटी बोलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्षयान अपोलो 2 उतरा और शिव शक्ति चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वह स्थान है जहां पर भारत का चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने उतरा था। यानी शिव शक्ति कौन सा स्थान है और सी ऑफ ट्रैंक्विटी कौन सा स्थान है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विटी पर उतरा था अपोलो, जो अंतरिक्षयान अमेरिका का था, अमेरिकी अंतरिक्षयान था अपोलो 11, जो सी ऑफ ट्रैंक्विटी में उतरा था। और भारत का जो चंद्रयान 3 था उसके लैंडर विक्रम ने कहाँ उतरा था? शिव शक्ति पॉइंट पर, जो चंद्रमा का दक्षिणी भाग था, दक्षिणी ध्रुव पर, वहां उतरा था। अब बात करते हैं बौने ग्रह के एम की। एम क्या है? एम ने जो IAU है ने इसका नया नाम 134340 रखा है। क्या पढ़ सकते हैं इसको? 1,34,340 रखा है, जिसको हम क्लाड टाल्बो ने 1930 ईस्वी में खोज की थी। अगस्त 2006 ईस्वी में IAU की प्राग सम्मेलन में, ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं इस फैक्ट को, सम्मेलन में ग्रह कहलाने मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण क्या है? आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना। अब सेरस है, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की। ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, बस आपको पढ़ना लेकिन जरूर है कि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 से जाना जाता है। इसका व्यास ध्रुव के व्यास का 1/5 भाग होता है। अन्य बौने ग्रह जो है बोरान बोलते हैं, बोरान चेरान या बोरान जो भी हो, 2003 UB 313 इरिस बोलते हैं उसको, इरिस दूसरे वाले को। अब सौर परिवार की सारणी देख लीजिए आप, पूरी सारणी बनी हुई है और बहुत जरूरी। जैसे बुध के बारे में देखिए, बुध का जो औसत ग्रह है, औसत घनत्व क्या है? 5.43 इसका औसत ग्रह। और बुध का व्यास है 4,878 किलोमीटर। और विश्व जो बुध है ना, उसका परिभ्रमण या घूर्णन काल अपने अक्ष पर जब घूमता है उसको बोलते हैं परिभ्रमण। वो 58.6 दिन होता है। और इसका परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसको बोलते हैं परिक्रमण, ये 88 दिन होता है। और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं होता है और उसका रंग किसी को नहीं पता, मतलब ये रंगहीन कह सकते हो आप इसको। उसी प्रकार आप शुक्र देखिए, तो शुक्र जो है ना 5.34 सॉरी 5.24 जो घनत्व होता है और 12,104 किलोमीटर का व्यास होता है इसका। 243 दिन है जो है शुक्र का परिभ्रमण। और वहीं पे शुक्र का अगर आप परिक्रमण देखेंगे 255 दिन होगा और इसके पास कोई उपग्रह नहीं होगा। लेकिन ये चमकीला होता है, शुक्र चमकीला होता है गर्म होने के कारण, का कारण भी दिया है, उसका जो कारण है वो गर्म होता है, इसलिए शुक्र चमकीला हो जाता है।
अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5, जो सबसे ज़्यादा घनत्व है इसका, और इसका व्यास कितना है, इसका व्यास जो है ना 12,756 से लेकर 12,714 के बीच में या इसी के आसपास जो है ये वेरी करता है, ठीक है। और परिभ्रमण जो पृथ्वी का परिभ्रमण है, यानी अपने अक्ष पर घूमने की बात की करता है वो 43.9 घंटे में करता है, और सॉरी 23.9 घंटे में करता है। और जो इसका परिक्रमण है वो 365.26 दिन में करता है। और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, और जो पृथ्वी है ये दिखता है नीला, क्योंकि इसके कारण है जल के कारण नीला दिखता है ये। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल का जो घनत्व होता है वो 3.93 होता है, और इसका इसका जो व्यास होता है 6,796 किलोमीटर होता है। और इसका परिभ्रमण कितना होता है, परिभ्रमण 24.6 घंटे होता है। और आप देखेंगे मंगल का जो परिभ्रमण है, जो परिक्रमण है यानी सूर्य के चारों ओर घूमने की, वो चारों ओर 687 दिन में घूम पाता है। इसके दो, और मंगल के आप देखोगे कि आपके पास दो उपग्रह मिलेंगे मंगल के। एक होता है लोल, सॉरी दो होते हैं। और इसका लाल जो है ना, इसका आकार होता है, इसका रंग होता है, क्योंकि मंगल पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता वहाँ पे है। हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति का जो घनत्व 1.33 है इसका घनत्व। और अगर हम बृहस्पति की व्यास की बात करें तो 1,42,984 है। वहीं पर हम अगर बृहस्पति के परिभ्रमण की बात करें, हम जो जो अपने अक्ष पर घूमता है बृहस्पति, तो 9 घंटा लेता है, 9 घंटा 56 मिनट लेता है। और अगर हम परिक्रमण की बात करें जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, वो 11 वर्ष 11 महीना लेता है बृहस्पति। इसके 97 उपग्रहों की संख्या है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 96 है। और इसका आकार इसका जो रंग पीला होता है, क्योंकि इसका वहाँ पे SO2 की मात्रा है, सल्फर ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसलिए वहाँ पे पीला रंग दिखता है। वो उसको रंग, उसका जो आकार होता है पीला रंग दिखता है। शनि जो है ना, शनि का जो घनत्व है वो 0.69 है। इसका व्यास जो है 1,20,536 होता है उसका व्यास। सॉरी, एक मिनट, जो शनि है उसका घनत्व होता है 0.69, उसका व्यास होता है 1,20,536 किलोमीटर। और वो उसका जो परिभ्रमण काल है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, 10 घंटा 40 मिनट होता है। और जो परिक्रमण काल है वो 29 साल 5 महीना लेता है शनि। और 274 उपग्रह होते हैं शनि के, जो सबसे ज़्यादा होते हैं। इसका आकार, इसका रंग होता है काला। और ये वहाँ पे N2 की मात्रा अधिक है, नाइट्रोजन की अधिकतम होती है मात्रा। अरुण का जो व्यास है वो है 1.27। और अरुण का जो व्यास, और उसका घनत्व जो है अरुण का वो है 1.27। और जो व्यास है वो 51.118। तो वहीं पे आप देखेंगे परिभ्रमण या घूर्णन काल देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो 17.14 मिनट। और यह जो है इसका परिक्रमण काल होता है 84 वर्ष। और यहाँ पे 28 उपग्रह होते हैं अरुण के, और हरा इसका रंग होता है। और मीथेन के कारण वहाँ मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं वरुण की। वरुण का जो औसत घनत्व है 1.64 है। और इसका जो है व्यास कितना होता है वो 49,100 होता है। और इसका परिभ्रमण कितना होता है, जो अपने अक्ष पर घूमता है वरुण, वो उसका टाइम लेता है 16 घंटे 7 मिनट। और इसका परिक्रमण कितना होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है वरुण, 164.8 वर्ष किलोमीटर, और 8 वर्ष होता है, सॉरी 164.8 वर्ष। और उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, 16। और हल्का होता है नीला, और मीथेन के कारण यहाँ मीथेन होता है। अब आपको इसमें क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि शनि का सबसे ज़्यादा संख्या है उपग्रहों की, ठीक है। और सूर्य की परिक्रमण जो काल है वो सबसे ज़्यादा किसका है, वरुण का है। याद रखिएगा आप इस चीज़ को। ऐसे ही वरुण का जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है परिभ्रमण करने में, वो 16 घंटे लगते हैं। और नहीं, सबसे ज़्यादा अरुण लगते हैं, 17 घंटे लगते हैं अरुण के, आपको याद रखना है। परिभ्रमण या घूर्णन, ग्रहों को अपने काल्पनिक अक्ष या धुरी पर घूमना, उसको बोलते हैं परिभ्रमण। और परिक्रमण, ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमना। और उपग्रहों को
ग्रहों के चारों ओर घूमना बोलते हैं परिक्रमण। अब देखते हैं हम लघु सौरमंडलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स बोलते हैं हम, हाँ। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, उसका नाम है फोर वेस्टा। धूमकेतु सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ते हैं जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें उसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्का यानी जिसको बोलते हैं मीटियोर्स, ये जो चमक गिर जाता है कभी बारिश हो रही में, उसकी बात कर रहा है। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। ठीक है, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पृथ्वी और उसका सौरयुग संबंध है, और ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं? यह वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। प्रकाश वर्ष प्रकाश चक्र कहलाता है। सॉरी, प्रकाश चक्र किसको बोलते हैं? जैसे जहाँ तक जो है पृथ्वी का प्रकाशित भाग होता है और जहाँ से अप्रकाशित भाग शुरू हो जाता है उसके बीच को हम बोलते हैं प्रकाश चक्र। पृथ्वी की गतियां देख लेते हैं। पूछता है क्वेश्चन में, पृथ्वी की दो गतियां, एक घूर्णन गति है और दूसरा परिक्रमण गति है। जो घूर्णन गति उसको बोलते हैं दैनिक गति भी बोलते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, याद रखना। इसी को पूछता है एग्जाम में। वो दिन और रात कौन से कारण से होते हैं? वो घूर्णन के कारण से होते हैं, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि दिन रात रोज होते हैं। नोट, जो ये घूर्णन है जो पृथ्वी का है, रैखिक वेग अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होता है इसका, और इसका कारण जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित देश पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रैखिक में, क्या कुछ कटा हुआ क्या? थोड़ा सा 1 मिनट में देख लेता हूँ इसको। नक्षत्र दिवस, उच्चतम रैखिक पृथ्वी अपनी धुरी पर, अच्छा, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रैखिक वेग अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होता है। ऐसा है मतलब इसके यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, ये देखो कटा हुआ हल्का सा लग रहा है। ठीक है, और इस कारण जो है, आप यहाँ देखिए, इस कारण जो है भूमध्य रेखा पर स्थित देश पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रैखिक वेग का प्रतिनिधित्व करेगा। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों, अगर आप भूमध्य रेखा की बात करेंगे 3 महाद्वीपों यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। अब हम बात करते हैं परिक्रमण काल की, या जिसको बोलते हैं वार्षिक। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। नक्षत्र दिवस क्या होता है? नक्षत्र दिवस होता है एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं।
यह 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है। सौर दिवस किसको बोलते हैं? जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे की होती है। अपने परिक्रमा पथ में सूर्य पृथ्वी के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। उपसौर किसको बोलते हैं? उपसौर यानी पेरिहेलियन। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। ये अपसौर किसको बोलते हैं? पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। और एपसाइड रेखा किसको बोलते हैं? एपसाइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं अक्षांश की। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो सबसे लंबा अक्षांश है। इस और पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त बनते हैं। यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। और विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? एक सेकंड रुक जाओ। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को हम कहाँ पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं नक्षत्र दिवस के नीचे वाले पार्ट को। अच्छा, यहाँ पे विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगर यहाँ देखते क्या वो पॉइंट आया है कि उसके बाद अक्षांश रेखा आ गया है। ठीक है, अक्षांश समांतर ही सही है। अक्षांत समांतर रेखा या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं इसको हम। अक्षांश समांतर काल्पनिक रेखाओं, ये रेखाओं लिखा हुआ थोड़ा सा मिटा हुआ है। रेखाओं का ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। उस अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा एवं इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। आपसे ये पूछ सकता है 111 किलोमीटर वाली बात। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश रेखा होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या 179 होगी। ऐसा क्यों है? क्या कोई बता सकता है? अगर आप मुझे बता सकता है करो कमेंट और मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृक्ष कहते हैं। आर्कटिक वृक्ष और अंटार्कटिक वृक्ष यहीं से शुरू हो चुका है हमारा, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है जो 3 महाद्वीपों में है। एशिया महाद्वीप पे देखेंगे तो आप बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, चीन, ताइवान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान है। अगर आप अफ्रीका महादेश में देखेंगे तो माली, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र, यानी सबसे ज़्यादा एशिया में दिख रहा है।
उत्तरी अमेरिका में आप देखोगे मैक्सिको और बहामास, ये आप उत्तरी अमेरिका में देखेंगे जहाँ से गुजरता है ये कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है। अब मकर रेखा की बात करें कि मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है, ये देश हैं। चिली की बात करिए, अब मकर रेखा गुजरती है वहाँ से। अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से गुजरती है, जिसके 10 देशों से होती है। ठीक है। कुछ अक्षांश का स्थानीय नाविक द्वारा दिया गया नाम 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो है उसको बोलते हैं गरजता चालीसा। 50 डिग्री दक्षिण जो है अक्षांश क्या बोलेंगे उसको, गरजता पचासा। 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश बोलते चीखता साठा। और 30 से 35 डिग्री के बीच जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी व दक्षिणी उसको बोलते हैं हम अश्व अक्षांश। ये पूछता है एग्जाम में, अश्व अक्षांश के बारे में पूछता है वो। ठीक है। सॉरी। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है जो 3 महाद्वीपों में स्थित है। पहला, दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे जो विषुवत रेखा की बात कर रहा है, विषुवत रेखा क्या, दक्षिण अमेरिका में देखेंगे आप इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। दूसरा आप अफ्रीका में देखेंगे साओ टोम प्रिंसिपी, गेवान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। फिर एशिया में आएंगे देखेंगे मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे उजरती है वो, दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा। उसके बाद आप देखेंगे देशांतर किसको बोलते हैं। अक्षांश देख लिया, अब देशांतर देखेंगे। ग्रीनविच रेखा से, अब आप मुझे बताओ ग्रीनविच रेखा कहाँ पे है, क्यों बनाई गई थी और किसने बनाया था इस रेखा को, और एक काल्पनिक है तो कैसा है, आप मुझे कमेंट करके बताओ और देखते हैं आगे क्या क्या इसको मिलता है। देशांतर रेखा क्या होती है, उसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर रेखा कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये रेखाएं समानांतर नहीं होती, ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी। इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। यह इस देशांतर का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर जो रेखाएं होती हैं वो पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर जो रेखाएं होती हैं पूर्वी देशांतर कहते हैं। ऐसे करो, ऐसे करके ये जो बायां और ये जो दाहिना, अगर बायां पश्चिमी, अगर दाहिने जाएंगे तो आप पूर्वी देशांतर। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही देशांतर है, यानी ये जो नाम है ना सिर्फ एक इसी का नाम है वो, इसीलिए इस देशांतर को पश्चिम या पूर्व न लिख करके 180 डिग्री ही लिखा जाता है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः एक देशांतर की दूरी क्या होती है, एक सेकंड थोड़ा सा मिटा हुआ, मैं देशांतर देख लेता हूँ एक बार। एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है मिनट, 4 मिनट का समय लगता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। देशांतर के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे बोलते हैं, गोरे नाम से जानी जाती है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। अटलांटिक महासागर में अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी की एक माप है और देशांतर प्रमुख यामी उत्तर से दूरी की माप होती है। न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम, दिल्ली का 77 डिग्री पूरब और टोक्यो का 140 डिग्री पूरब है, जिसको बोलते हैं न्यूयॉर्क का देशांतर। आप देखिए
संक्रांति इसको बोलते हैं संक्रांति। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन सीमा को संक्रांति कहते हैं। यानी जहाँ से सूर्य उत्तरी तरफ जाता है और दक्षिण तरफ जाता है, जो एक मेन पॉइंट जहाँ से ऐसा होता है। अगर मान लो यहाँ तक गए, यहाँ तक उसका औसत एक यहाँ पे निकलेगा, तो हम मान लेंगे यहाँ उत्तर तरफ जाता है, दक्षिण भी जाता है, उसको बोलते हैं संक्रांति रेखा। यानी उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन। कर्क संक्रांति किसको बोलते हैं, जब ऊपर जाएगा, और मकर संक्रांति बोलते हैं किसको, जब नीचे आएगा। तो पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे 21 जून, यहाँ पे 21 जून याद रखिएगा, ऊपर जा रहा होता है। सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत या उत्तर अयनांत कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे ऊपर आता है वो, उसके बाद वापस वहाँ से हो जाता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है नॉर्वे में। और मकर संक्रांति इसको बोलते हैं, जब 22 दिसंबर आता है, तो इधर आता है 22 दिसंबर को, नीचे सबसे नीचे रहता है। और शीत अयनात, दक्षिण अयनात भी कहते हैं इसको। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पे। विषुव किसको बोलते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 21 मार्च या 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। अब जब ये विषुवत वृत्त है, मानते हैं इसको, एक बार आते हुए एक बार जाते हुए ऐसे पड़ेगी ना। तो एक बार 21 मार्च को जब जा रही है ऊपर, और जब नीचे आना शुरू हुआ तो 23 मार्च को यहाँ पड़ती है विषुवत वृत्त, उसको विषुव बोलते हैं। विषुव। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर दिन रात होते हैं बराबर, विषुव कहलाता है। विषुव की अवस्था में दिन रात बराबर होते हैं पृथ्वी को, आपको यह ध्यान रखना है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और वहीं पे 21 मार्च को इसके विपरीत होती है। यानी आप उत्तर में देखेंगे तो आपको बसंत ऋतु मिलेगा, और दक्षिण में देखेंगे आपको शरद ऋतु मिलेगा, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी में शरद ऋतु मिलेगा। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि के बीच में क्या होता है, में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर दिन बड़े एवं रात छोटी होंगी। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे से अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक का दिन होता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीने तक दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अब सूर्य ग्रहण किसको बोलते हैं, जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के छिप जाता है तो उसे बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। चंद्र ग्रहण किसको बोलते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अभी तक जिसने वीडियो देख रहे हैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया उनका। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़। समय का निर्धारण देखते हैं। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए फलतः ग्रीनिच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता है। अभी जब आप मैथ में या रीजनिंग में
क्लॉक पढ़ेंगे ना, क्लॉक घड़ी पढ़ेंगे ना, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, या कह सकते बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको, अगर क्लॉक में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसके समझे बगैर आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते उस चीज़ को। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जहाँ से आपको, या ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो 4 मिनट बढ़ जाता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। वॉशिंगटन डीसी की बात करते हैं, थोड़ा सा एक नॉलेज इसमें है कि वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में 22 अक्टूबर 1884 को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनिच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनिच मध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अब आप फिर से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए भी। अच्छा, एग्ज़ाम में बहुत सिंपल चीज़ें पूछता है, बहुत टफ नहीं पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में, आप ये बिल्कुल याद रखिएगा, बस आपको पढ़ना ज़रूर सब चीज़ें हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनिच देशांतर तथा 180 देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह एवं या ग्रीनिच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 से लेकर के 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनिच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे का अर्थात एक दिन रात का अंतर हो जाता है। उदाहरण के लिए आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप ग्रीनिच पर हैं और बृहस्पतिवार है 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हों, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी। एक ही पे ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसको ऐसा माना जाता है, जब इधर जाओगे तो आप ऐसा काउंट करें, जब उधर जाओगे आप ऐसा काउंट करोगे। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां दिखाई पड़ती हैं। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है, और जब पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है कि ट्रेवल टू ईस्ट वन डे मोर टू फीस्ट, और ट्रेवल टू वेस्ट वन डे लेस। अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, अब देखो यही हमारी ये जो रेखा आप देख रहे हो ना, ये रेखा को मैं थोड़ा ब्लैक करता हूँ, जो ये रेखा आप देख रहे हो ना, इसी का नाम है ग्रीनविच। और आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे है बेरिज सागर है, कहीं पे ब्रिटेन, यहीं कहीं पे है ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो एक वेधशाला जहाँ बनाई गई थी उसी को, और ये ऐसे करके जा रही है रेखा। ठीक है, और अगर आप इधर गए, इस साइड में अगर गए, यानी इसको मतलब क्या हुआ, ये ईस्ट हुआ। अगर आप ईस्ट गए यानी ईस्ट, ट्रेवल टू ईस्ट वन डे मोर, यानी एक दिन बढ़ जाएगा अपने आप, इस रेखा से आप बढ़ जाएगा। अगर आप वेस्ट जा रहे हो तो ट्रेवल टू वेस्ट वन डे लेस, एक दिन घट जाएगा आपको। मान लीजिए 12 तारीख को आपने स्टार्ट किया, यहीं पे खड़े थे 12 तारीख, अगर इधर गए तो उसी दिन हो जाएगा 13 तारीख, और इधर गए तो आप हो जाएगा 11 तारीख। सीधी सी बात है। अगर उसी दिन आप दो दोस्त खड़े हो, एक ने कहा मैं उधर जा रहा हूँ, एक ने कहा मैं इधर जा रहा हूँ, आज 12 तारीख है, इस पर खड़े हैं, तो जैसे इधर गए ये 13 तारीख हो गया, इधर जा रहा है ये 11 तारीख हो गया, यानी 11 तारीख इधर और ये 12 तारीख इधर, ऐसे काउंट किया जाता है इसको। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 देशांतर का अनुसरण नहीं करता, या 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है, ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में
भ्रम ना हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या यह पूर्व की ओर मुड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी गई। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मुड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है आप देखोगे आर्कटिक सागर है, चुकी सागर है और बेरिंग स्ट्रेट है और प्रशांत महासागर इससे गुजरती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या मुझे बताइए अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो तिथि रेखा किससे भी गुजरती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कभी भी और एग्जाम में आने संभावना रहती है इस चीज़ की। और आप आगे देखिए 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस में 180वें यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। बेरिंग जल संधि जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का समानांतर है। अब देखते हैं समय जोन और मानक समय, ये भी एग्जाम में पूछेगा। आपके एग्जाम में से एक क्वेश्चन आएगा, मैं बताता हूँ कहाँ से आएगा, ध्यान सुनिए। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। कितने? 24 समय जोनों में। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूरा ऐसे। अब एक चार्ट भी आगे दिखाएंगे हम आपको। इन समय जोनों को ग्रीनिच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। अर्थात प्रत्येक 15 डिग्री जो 360 होते हैं ना, टोटल 360 डिग्री होता है चारों तरफ घुमा करके। तो अगर 360 को अगर 15 में करेंगे तो 24 में, तो आपको 15 डिग्री बन जाएगा वो। ग्रीनिच यामी-उत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेजियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो और घाना दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। उसको बोलते हैं ग्रीन यामी-उत्तर। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतराल पर निर्धारित किया गया है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामी-उत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होता है तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे होगा, यानी हम इधर आ गए। ऐसे है, ऐसे है। अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पे बज रहा है 1, ये अर्थात दोपहर का 1 बज रहा होगा उस पर। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में जाएंगे तो 1 घंटा पीछे, यानी सुबह के बज रहे होंगे 11। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उसी समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। अब भारत में 82.5 डिग्री, ये एग्जाम में आपसे पूछेगा, आप नोट करिए इस चीज़ को। मैंने कहा ना कि आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछेगा। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है के समय, पहले नैनीपुर था, अब जो मिर्जापुर बोल दिया गया, के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनिच से 5.5 घंटा, ग्रीनिच मतलब यहाँ है, जब इससे 5.5 घंटा आगे बढ़ेंगे तो आपको भारत मिलेगा 82.5 डिग्री मिल जाएगा आपको। अतः जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजेंगे उस समय शाम के 5 बज रहे होंगे। अगर मान लीजिए अगर हमारे यहाँ 5:30 बज रहे हैं तो इसका मतलब ब्रिटेन में 12 बज रहे हैं। आपको ये समझना, सीधा सा सिंपल समझ में बस आपको। ग्रीनिच यूनाइटेड किंगडम में है, और ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था यही चीज़ का और आपको बताना था। फिर आप देखते हैं मानक यामोत्तर 7.5 डिग्री देशांतर के गुणक में लिया गया है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार होने के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 समय जोन बनाया है, वहीं रूस ने 11 बना लिया है, अपना जोन बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 समय जोन बनाया, व्यवस्था किया हुआ है। ये जब आप न्यू इंसाइडर पढ़ेंगे ना क्लास 6 की, उसमें दिया हुआ है। वास्तव में ग्रीनिच याम्योत्तर पहली ज्ञात प्रमुख यामोत्तर रेखा नहीं है। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामोत्तर थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था, और यह उज्जैनी यानी वर्तमान उज्जैन के मध्य से गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद बराहमिहिर यहाँ रहते थे। अब आपसे क्या बोलेगा, जो एंशियंट का एक क्वेश्चन मिल गया आपको कि प्रसिद्ध खगोलविद कौन था? खगोलविद बराहमिहिर। ये कहाँ रहते थे? उज्जैन में रहते थे। उज्जैनी बोलते थे या उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे? एमपी में है। याद रखना आप इस चीज़ को। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन एंशियंट का भी मिल सकता है। और विश्वत रेखा किसको बोलते हैं? विश्वत रेखा पृथ्वी की मध्य सतह, भी पृथ्वी है इसके मध्य से गुजरती है, होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। इधर उत्तरी इधर दक्षिणी बराबर काटती है। उत्तरी अक्षांश ये दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। यह शून्य अक्ष की रेखा होती है, शून्य अक्षांश की रेखा होती है। और दक्षिणी, अब यहाँ विश्वत वृत्त के उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखते हैं कटिबंध यानी जोन किसको बोलते हैं। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया। इन भागों को कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं। अब जैसे ये जहाँ पर जितना सूर्य की रोशनी पड़ेगी उसके हिसाब से बांट दिया जाएगा। पहला हो गया उष्ण कटिबंधीय, विश्वत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग होता है। मान लीजिए ये हमारा विश्वत रेखा हो गया, एक 30 डिग्री यहाँ पे आ गया और 30 डिग्री यहाँ पे आ गया, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, इसके बीच का जो जगह है, यानी इससे नॉर्थ 30 डिग्री और इससे नॉर्थ 30 डिग्री, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कहना चाह रहा है वो। तो इसके बीच का जो इसको बोलेंगे, हम बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे उसको, ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे, TZ बोलेंगे। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग को मौसम सदैव गर्म रहता है। अब देखिए ना, क्योंकि एक बार उत्तरायण होता है सूर्य, एक बार दक्षिणायन होता है, तो जाते वक्त भी सूर्य इसी में आया और आते वक्त भी सूर्य इसी में आया, तो इसका मतलब 2 बार इसमें आता है, सूर्य 2 बार आता है साल भर में। ठीक है, एक होता है उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र, 30 से 45 होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 30 था, इसके ऊपर 45, यहाँ पे कहीं होगा 45 होगा, तो यहाँ पर भी 45 कहीं होगा। तो 30 से 45 के बीच में इसकी ये वाली इसकी बात करेंगे, 30 से 45 के बीच में, यहाँ 3 से 45 के बीच की यहाँ की बात करेंगे। दक्षिणी, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने तापमान कम रहता है, उसको बोलते हैं उपोष्ण कहते हैं उसको। और भारत उष्ण कटिबंधी और उपोष्ण कटिबंधी क्या दोनों में आता है या किसी एक में आता है, आपको बताना है कमेंट करके। चलिए, अब ये जो हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध की, जहाँ पे ठंडा ही रहता है, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। एक बार आ जाते हैं यहाँ पे, देख जो बना रहे थे अभी हम, कहाँ चला गया, एक मिनट चाहिए, आ गया। अब जैसे मैंने ऐसे गोला किया था ना, तो ये मैंने बीच कर दिया था, ये 30 कर दिया था, ये 45 कर दिया था। अब 45 से 66 के बीच में, ये 45 यहाँ पे 66 यहाँ पे, इसी तरह से नीचे भी ये 45 से 66, इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच को, उसको बोलते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण यानी शीत भी है उष्ण भी है। तो 45 से 66 है और दक्षिणी हो रहा। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी पड़ती है, और यहाँ अतः यहाँ हम ताप हमेशा कम रहता है। अब चौथा होता है ध्रुवीय कटिबंध, एक बार उसको भी देख लेते हैं, ध्रुवीय कटिबंध को देख लेते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट इधर, जो सबसे नीचे वाला पार्ट इधर, ये इसको बोलते हैं ध्रुवीय कटिबंध बोल देते हैं, और वहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है। 66 से 90 डिग्री के मध्य स्थित है क्षेत्र, जहां ताप अत्यधिक ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब किसको बोलते हैं अक्ष? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है उसको बोलते हैं अक्ष। ध्रुव किसको बोलते हैं? पृथ्वी पर 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है, उसको बोलते हैं ध्रुव। और अक्षांश की जिसको बोलते हैं किसी स्थान की विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी होती है। विषुवत वृत्त अगर ऐसे करके है
उससे आप उत्तर और दक्षिण की कोड़ी बिंदु आप निकाल, यहाँ से आपने 60 ले लिया, ऐसे लिए, तो ये बन गया ना, ऐसे बनता जा रहा है, उसको बोलेंगे हम अक्षांश। तो आप इसको ऐसे खींच देंगे आप ऐसे करके। और अक्षांश वृत्त किसको बोलते हैं? विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे गए हुए काल्पनिक वृत्त, उसको बोलते हैं अक्षांश वृत्त। अब देखते हैं देशांतर, जो ऐसे ऐसे खींचते हैं उस पे। किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोड़ी दूरी होती है। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त होता है ये, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे किया थे, आधा ही हुआ, फिर उधर मिलाना पड़ता है तो जाकर पूरा होता है। स्थानीय समय किसको बोलते हैं? किसी स्थान के मध्याह्न समय से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहां का स्थानीय समय कहते हैं। किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निकलने निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं वहां पर, और इस समय को वहां के स्थानीय समय कहते हैं। 12 बजने वाले समय होते हैं। मानक समय किसको बोलते हैं? किसी देशांतर का मानक समयांतर रेखा पर स्थानीय समय होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, और आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है, और आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। हम उसके लिए काम करते हैं। हमारी पूरी टीम आपके सामने आएगी, लेकिन उससे पहले आपको उसे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। मेरी टीम है पूरी तैयार है, लेकिन उसके लिए मुझे सब्सक्राइबर चाहिए ठीक ठाक, ताकि वो आ सके, कुछ काम कर सके, तो उनको भी लगे कि हाँ कुछ मोटिवेशन मिल रहा है। तो आपके लिए और भी चीज़ें लेकर के आएंगे हम, और कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे लोगों से आपसे पढ़वाएं, आपको पढ़वाएं हम, ऐसा कोशिश करेंगे। इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें इस चीज़ को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार तथा वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्र करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है: भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय भाग। किसको बोलते हैं भूपर्पटी? ये आप देखते हैं, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग उसको बोलते हैं भूपर्पटी, और यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक क्षेत्र होता है। और हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई 70 किलोमीटर तक, क्योंकि अब कुछ लंबा तो यही होता है ना। अब जैसे मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन के आप 34 किलोमीटर जाएंगे नीचे, तो आप और थोड़ा सा ऊपर, ये इसको बोलेंगे भूपर्पटी बोलेंगे। लेकिन अब इस ज़मीन पर हिमालय पर्वत लगा हुआ है, तो हिमालय पर्वत अगर लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसकी जो हमारा इसको बोलेंगे भूपर्पटी बोलेंगे, वो बढ़ जाएगी वो चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है वो। ठीक है, और यह मुख्यतः बेसाल्ट का बना होता है। जो भूपर्पटी हमारा, वो बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। इसके 2 भाग हैं, एक सियाल है और दूसरा सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। और कर्ष्ट भाग का औसत घनत्व क्या होता है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। भूपटल की रचना सामग्री, वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60%, सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है आपको किसमें? ये भूपटल की संरचना ऐसे बनेगी। क्वेश्चन पूछता है, एक बार आपसे पूछेगा कि वायुमंडल में कितने मिलते हैं, ये पूछ सकता है कि भूपर्पटी में कैसे मिलते हैं ऑक्सीजन, तो आपको बताना सबसे ज़्यादा मिलता है 46.60% आपको मिलेगा ऑक्सीजन। उसके दूसरे स्थान पर आता सिलिकॉन आता है जो 27.72% होता है। तीसरे स्थान पर आता है एल्यूमिनियम, पहले ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर एल्यूमिनियम आता है 8.13%। चौथे स्थान पर आता है लोहा 5%। पाँचवें स्थान पर आता है कैल्शियम 3.63%। और छठे स्थान पर आता है सोडियम जो 2.83% है। और सातवें स्थान पर आता है पोटेशियम 2.59 है। आठवें स्थान पर आता है मैग्नीशियम 2.09 है। यानी पृथ्वी के संपूर्ण पर्पटी का लगभग 98%
भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 8 तत्व हैं? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये 8 हैं। ठीक है। शेष भाग जो है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ये आपको फैक्ट बहुत आसानी से आपको याद रखना है और आपको समझ लेना है। अब आता है दूसरा भाग, मेंटल बोलते हैं। वो लगभग 2900 किलोमीटर की मोटा मोटा क्षेत्र है ये। यह मुख्यतः बेसाल्ट का बना होता है। अच्छा आप मुझे बताओ कि जो अभी हम देख रहे थे इसको भूपर्पटी को, ये भी बेसाल्ट का बना था इसका। और हम जब मेंटल देख रहे हैं ये भी बेसाल्ट का बना हुआ है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना हुआ है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग लगभग 400 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल, जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, कहलाता है। इसका घनत्व क्या होता है? 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए हैं। कोनोराड असंबद्धता रेखा किसको बोलते हैं? अब कुछ असंबद्धता रेखाएं हैं जिसको पढ़ना पड़ता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता रेखा कहते हैं। मोहविक मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी यानी मोहविक असंबद्धता रेखा क्रस्ट एवं मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को बताता है। एक होता है रैपटी असंबद्धता रेखा, ऊपरी मेंटल है और निचले निचले के बीच की सीमा रेखा के को रैपटी कहते हैं। और गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता रेखा, निचले मेंटल हुआ और ऊपरी क्रोड के बीच सीमा रेखा को गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता रेखा कहते हैं। लेहमैन असंबद्धता रेखा, बाह्य क्रोड हुआ और आंतरिक क्रोड हुआ, उसके बीच की जो सीमा रेखा होती है उसको लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय भाग के। दो भाग हो चुका, एक भूपर्पटी हो गया, दूसरा मेंटल हो गया। अब हम केंद्रीय भाग कोर की बात करते हैं। पृथ्वी का कोणीय केंद्रीय भाग निकिल और फेरस का बना होता है। इसको बोलते हैं निफे, जिसे निफे के नाम से जाना जाता है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अथवा ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का बाह्य क्रोड यानी केंद्रीय भाग का बाहरी हिस्सा तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर अगर अंदर जाएंगे आप, तो गहराई में अगर आप गए तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके अंदर जा रहे हैं आप ऐसे करके, अगर 32 सेंटीमीटर आप गए, सॉरी 32 मीटर अगर अंदर गए आप, तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। 32 और गए तो 1 और बढ़ जाएगा, यानी 64 जाने पर आपको 2 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। इस तरह बढ़ता है वो तापमान। पृथ्वी की स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जो है जॉर्डन में मृत सागर है। पृथ्वी की स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। वो पूछेगा मृत सागर कहाँ पाया जाता है, बोलना जॉर्डन में पाया जाता है। बस आपके लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी और आगे आएगा मृत सागर के बारे में आपको और बताएंगे। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया। पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं, एक स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। पृथ्वी की सतह को आप 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आप स्थल मंडल, जैवमंडल और और वायुमंडल। और मैं अब सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर रोक दूँ और अगली वीडियो से मैं आपको स्थल मंडल के बारे में पढ़ाऊँगा और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये 2-3 वीडियो में आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 2-3 वीडियो में पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से।
और ज़्यादा वेट भी नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से बस आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना और पढ़ना है इस चीज़ को। ठीक है, चलिए फिर आपको अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको।